नमस्कार दोस्तों। आज है 22 जनवरी और चलिए दी हिंदू के सबसे ज़रूरी आर्टिकल्स को डिकोड करते हैं बिल्कुल नोटबुक स्टाइल में, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और भी सॉलिड हो सके। तो आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस की बड़ी खबरें, फिर चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरफ और आखिर में विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़ी एक ज़रूरी रिपोर्ट पर भी नज़र डालेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी और गवर्नेंस की। आज इस सेक्शन में हमारे पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक तो भारत की आर्थिक ग्रोथ से जुड़ी है और दूसरी डिजिटल गवर्नेंस से। तो देखिए दावोस, स्विट्जरलैंड, जहां दुनिया भर के इकोनॉमिक लीडर्स इकट्ठा होते हैं, वहां से भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर निकलकर आई है। एक ऐसा अनुमान लगाया गया है जो भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो ये बात कही किसने? ये बयान दिया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में भारत की रियल ग्रोथ रेट 6 से 8% के बीच रह सकती है। और इसके पीछे की वजह? उन्होंने 2 मुख्य कारण बताए। एक तो भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद और दूसरा कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई का काबू में रहना। इस नंबर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 6 से 8%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये रियल ग्रोथ रेट है। मतलब इसमें से इन्फ्लेशन को हटा दिया गया है। ऐसे समय में जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं स्लो डाउन से जूझ रही हैं, भारत के लिए ये आंकड़ा एक ब्राइट स्पॉट की तरह है। अब अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये टॉपिक GS3 यानी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सवाल बन सकता है कि भारत की हाई ग्रोथ रेट के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे प्लेटफॉर्म्स का क्या महत्व है। अच्छा, इकोनॉमी की बात हो और उसमें डिजिटल इंडिया का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो हमारी अगली खबर गवर्नेंस से जुड़ी है और ये डिजिटल क्रांति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये देखिए, ई गवर्नेंस का एक बेहतरीन मॉडल। अब आप सोचिए, चाहे ताजमहल जाना हो या अजंता एलोरा की गुफाएं देखनी हो, अब लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। बस फोन निकाला, UPI से पेमेंट किया और टिकट हाथ में। ये असल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और NPCI के बीच एक सहयोग है। इसका मकसद साफ है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना और टूरिस्ट के लिए आसानी पैदा करना। ये टॉपिक GS2 और GS3 दोनों के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। अपने जवाब में इस तरह के उदाहरण देने से पता चलता है कि कैसे टेक्नोलॉजी आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रही है। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटी के लिहाज से हमेशा ही चर्चा में रहता है। देखिए, इस खबर को समझने के लिए इसका कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ जानना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से ED जैसी सेंट्रल एजेंसीज की भूमिका और उनकी स्वायत्ता पर काफी बहस चल रही है। ऐसे में ED के डायरेक्टर का कोलकाता जाकर पूर्वी भारत में चल रहे हाई प्रोफाइल मामलों की समीक्षा करना इस बहस को और भी हवा देता है। GS2 पेपर में संवैधानिक और वैधानिक निकायों पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ED की पावर्स, उसके काम करने के तरीके और उसकी ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता से जुड़ा एक एनालिटिकल सवाल बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या चल रहा है, खासकर भारत के पड़ोस में, क्योंकि वहां की घटनाओं का सीधा असर हम पर पड़ता है। तो अब चलते हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके कई सहयोगियों पर देशद्रोह जैसा गंभीर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये घटनाक्रम भारत बांग्लादेश के रिश्तों और इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए काफी मायने रखता है। देखिए, भारत हमेशा से ही अपने पड़ोस में एक स्थिर राजनीतिक माहौल का समर्थक रहा है। GS2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड एक कोर टॉपिक है। तो सवाल ये बनता है कि बांग्लादेश के अंदरूनी राजनीति में ये जो बड़ा बदलाव हो रहा है, वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? इस एंगल से तैयारी करना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साइंस और हेल्थ सेक्शन की तरफ। आज हम एक बीमारी की जेनेटिक पड़ताल पर बात करेंगे, जो ये साबित करती है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में बीमारियों की कोई सीमा नहीं होती। केरल में 2024 में जो एमपॉक्स का प्रकोप हुआ था, उस पर एक जेनेटिक एनालिसिस रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में इसके सोर्स को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है कि केरल में फैले एमपॉक्स का जेनेटिक लिंक UAE से आने वाले यात्रियों से जुड़ा हुआ था। यह हमें सिखाता है कि पब्लिक हेल्थ अब एक ग्लोबल मुद्दा है।
ये रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भविष्य में ऐसी महामारियों को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, देशों के बीच सहयोग और जीन सीक्वेंसिंग जैसी चीजें कितनी जरूरी हैं। GS3 में साइंस एंड टेक के अंदर संक्रामक रोग और उनसे निपटने के तरीके एक हॉट टॉपिक है। इस केस स्टडी का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जा सकता है कि भारत का पब्लिक हेल्थ सिस्टम ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए कितना तैयार है। चलिए, तो अब समय है एक क्विक रिवीजन का। आज हमने जो भी पढ़ा उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि ये सब दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये हैं आज के सबसे ज़रूरी फैक्ट्स। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। WEF की बैठक दावोस में हुई। ASI ने UPI के लिए NPCI से समझौता किया। भारत की विकास दर का अनुमान 6 से 8% है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर केस और केरल मॉमपॉक्स का कनेक्शन UAE से। सिंपल। और अब आज का सवाल। सोचने वाली बात यह है कि क्या हेरिटेज साइट्स पर डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह से लागू कर देने से टूरिज्म को सच में बढ़ावा मिलेगा, या फिर इससे उन लोगों को मुश्किल होगी जो डिजिटल पेमेंट में उतने सहज नहीं हैं? इस पर अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक अच्छी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही।